हेलो स्टूडेंट, आज हमारी MHD 4 की क्लास नंबर 10 है। इससे पहले हमारी 9 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखना। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद और रंगमंच। यह तो नहीं कहा जा सकता कि प्रसाद यह नहीं जानते थे कि नाटक कला प्रदर्शन परख होती है। नाटक का सृजन इस रीति से किया जाता है कि इस रीति से किया जा सकता है कि चित्रित जीवन दशाओं या कार्यों को अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। वे नाट्य सृजन की इस प्रतिबद्धता को भली प्रकार से जानते थे, किंतु वे यह नहीं मानते थे कि किसी भी नाटक को चाहे जिसे किसी भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। हर एक रंगमंच का अपना अलग स्थापत्य होता है, उसका एक निजी दर्शकीय संदर्भ और सांस्कृतिक बोध होता है। इसे ध्यान में रखकर ही किसी नाटक की रंगमंचीयता का या अभिनयता पर विचार करना संगत होता है। प्रसाद के समय में हिंदी क्षेत्र में जो रंगमंच सुलभ थे, उनके दर्शकीय संदर्भ या अथवा सांस्कृतिकता अथवा प्रदर्शनमूलक रंग रूढ़ियों से प्रसाद संतुष्ट नहीं थे। वे रंगमंच संबंधी सोच की अपनी एक ऐसी काल्पनिक धारणा बनाकर नाट्य रचना में प्रवृत्त हुए जिसका प्रयोग हिंदी में अभी नहीं हुआ था। अतः रंगमंच की व्यावहारिक कठिनाइयों को नज़रअंदाज करते हुए ही प्रसाद नाट्य लेखन में क्या थे, प्रवृत्त हुए। प्रसाद के समय में हिंदी क्षेत्र में दो ही रंगमंच विशेष रूप से प्रचलित थे। एक व्यावसायिक पारसी रंगमंच था, दूसरा क्या था, सीमित साधनों वाला भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित शौकिया रंगमंच या अव्यावसायिक रंगमंच था। पारसी रंगमंच के दर्शकीय संदर्भ, सांस्कृतिक अभद्रता, कृत्रिम प्रदर्शन प्रणाली से तो प्रसाद को बहुत ही चिढ़ थी। सीमित साधनों से ही रंग कर्म करने वाले रंगकर्मियों को वे अपनी कल्पना के रंग दर्शन और विस्तृत एवं समोन्नत सांस्कृतिक चेतना को रूप आकार देने में सक्षम नहीं समझते थे। अपने इस विचार को प्रसाद ने कहीं नाटक की भूमिका में तो कहीं रंगमंच पर स्वतंत्र लेख लिखकर प्रकट किया। विशाल नाटक की भूमिका में एक स्थल पर वे लिखते हैं, आजकल के पारसी रंगमंच के अनुकूल ये नाटक कहाँ कहाँ उपयुक्त होंगे इसे मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनका आदर्श केवल मनोरंजन है। हाँ, जातीय आदर्शों से स्थापित यदि कोई रंगमंच जहाँ की चमक धमक से विशेष ध्यान स्वीकार करने के लिए सर्वथा प्रस्तुत है। रंगमंच पर लिखे गए अपने निबंध में वे एक स्थान पर लिखते हैं, हिंदी के कुछ अकाल पक्व आलोचक, जिनका पारसी रंगमंच से क्या है पिंड नहीं छूटा है, सोचते हैं स्टेज में यथार्थवाद हिंदी का अपना कोई रंगमंच नहीं है। ऐसा समझने का कोई साहस नहीं करता, क्योंकि दोष दर्शन सहज है, उसके लिए वैसा प्रयत्न करना कठिन है जैसा किन ने किया था। पुणे वे लिखते थे, मेरी रचनाएं तुलसीदास, शैदा या आगा हस्त्र की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तोली जानी चाहिए। मैंने उन कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे जो चार चलते अभिनेताओं को एकत्र कर कुछ पैसे जुटाकर क्या है चार पर्दे मंगनी मांग लेती हैं और ध्वनि अठन्नी के टिकट पर इक्के वाले खोमचे वाले दुकानदारों को बटोर कर जगह जगह प्रहसन करती फिरती है। यदि परिष्कृत बुद्धि वाले अभिनेता सुरुचि संपन्न सामाजिक हो और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए तो ये नाटक अभिष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन कथनों से इतना तो स्पष्ट होता है कि नाट्य
सृजन करते नाट्य सृजन करते समय प्रसाद जी रंग दर्शन के प्रति सचेष्ट थे, किंतु वे जिस रंगमंच को कल्पना में रखकर नाटक रचना में प्रवृत्त हुए उसका कोई व्यवहारिक रूप उनके सामने नहीं था। अतः कल्पना के एक समुन्नत सांस्कृतिक रंग दर्शन और सुरुचि संपन्न दर्शकीय संदर्भ के निर्गुण आधार रंग व्यवहार में प्रत्यक्ष न होने वाले केवल काल्पनिक आधार के अनुरूप ही वैविध्यपूर्ण पेचीदे दृश्यों को उन्होंने अवतरित किया। उनके किस प्रकार के दृश्य बंद में क्या है साकार करना सुलभ होगा इसकी ओर कदाचित उनका ध्यान ही नहीं गया। उनके अपने समय से लेकर आज तक के रंगकर्मी उनकी चुनौती को लक्ष्य कर भिन्न भिन्न रंग पद्धतियों के उनके नाटकों को प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे, परंतु किसी भी रंग पद्धति चाहे वह यथार्थवादी रंगमंच की आकारवादी तथा प्रतीकात्मक रंग पद्धति हो अथवा भारतीय नाट्यकर्मी नृत्य या नृत्य मूलक अभिनय की मुद्राओं में क्या है उनके दृश्य विधान को साकार करने का प्रयत्न किया हो, उनके नाटकों का कुछ न कुछ अनभिव्यक्त रह ही जाता है। नाटक के दृश्यों के स्वरूप में बहुत विषमता है। कुछ दृश्य तो नाटकीय होते हैं तो कुछ दृश्य इतने उबाने वाले होते हैं कि उनकी प्रस्तुति रंगमंच पर भी क्या है असंभव ही प्रतीत होती है। नाटक इतने लंबे हैं और दृश्यों की संख्या क्या है इतनी अधिक है कि उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए 12 से 15 घंटे का समय चाहिए। इतने समय तक बैठकर नाटक देखना दर्शक के लिए क्या है अव्यवहारिक है, चाहे वह कितना भी रुचि संपन्न और धैर्यशील क्यों ना हो, क्योंकि इतने लंबे क्या है नाटक नहीं देखे जा सकते। आगे हमारा स्कंदगुप्त में दृश्य योजना और रंगमंचीयता। स्कंदगुप्त की कथा वस्तु 33 दृश्यों में प्रस्तुत की गई है। 33 बार दृश्य परिवर्तन करते हुए नाटक को दिखलाने में कितना समय लगेगा इसका सहज ही अनुभव लगाया जा सकता है। इतने दृश्यों के नाटक को रंगमंच पर दिखलाने की योजना और दर्शक का आदि से अंत तक बैठे हुए उसे देखना व्यवहारिक ज्ञात नहीं होता है। इसके अलावा कुछ ही दृश्यों के कुछ रंग व्यापार सघन और सरल हैं। अधिकतर दृश्यों के रंग व्यापार स्थिर और उबाने वाले प्रतीत होते हैं। उनका रूप कितना भी काव्यात्मक क्यों न हो, रंगशाला में बैठकर देखते सुनते हुए संवेदना में सहभागी होना दुष्कर लग सकता है। एक दृश्य दूसरे दृश्य से क्या है बहुत भिन्न है। एक ही सज्जा को समेटकर दूसरे की दृश्य सज्जा की योजना करने में बहुत समय लगता है। बहुत देर तक का अंतराल या मौन रंग कार्य को अरोचक बना देता है। गत्यात्मक प्रवाह में ही नाट्य प्रदर्शन का मूलभूत सौंदर्य होता है। वस्तुवादी दृश्य योजना को अव्यवहारिक पाकर कुछ रंगकर्मियों ने प्रतीकात्मक रंग विधान में स्कंदगुप्त को मंचित करने का प्रयास किया। प्रतीकात्मक रंग विधान में एक ही दृश्य बंद पर सामान्य परिवर्तनों से क्या है अनेक दृश्यों की योजना की जा सकती है। इसमें हर नए दृश्य के साथ पर्दा उठाने गिराने की क्या है अपेक्षा नहीं होती, किंतु प्रयोगकर्ताओं का अनुभव प्रमाण है कि प्रतीकात्मक रंग विधान द्वारा भी स्कंदगुप्त के कठिन और उलझे हुए कथानक का निर्वाह असाध्य सा हो जाता है। इस शैली के रंग विधान में वेशभूषा की प्राचीनता की व्यंजना सुलभ नहीं हो पाती। कुबा के बांध का टूटना और अकस्मात जल का बढ़ना और उसमें स्कंदगुप्त सहित सेना के बहते जाने के दृश्य को किसी भी रंग पद्धति से दिखलाना अत्यंत कठिन है। गगनिका साइकोरामा और प्रकाश व्यवस्था का सहारा लेकर प्रतीकात्मक ढंग से दृश्यों को दिखला भी दिया जाए तो दृश्य के प्रतीकात्मक संकेत स्थान परिवर्तन बोध का इच्छित प्रयोजन सिद्ध नहीं कर पाते। स्कंदगुप्त में बहुत आयत
से ऐसे दृश्यों को संयोजित किया जा सकता है जो अतिशय रोमांचक हैं। वे चमत्कार और कौतुक को बढ़ाने के कारण आकर्षक लगते हैं। नाटक की दृश्यावलियों में स्कंदावार, राजमंदिर, मदिरापान, नृत्य, अर्धरात्रि, अंधकार, श्मशान, पर्णकुटीर, वन उपवन, कुंजर, दुर्ग और रणक्षेत्र, राजपथ, राजप्रसाद, नदी तट, सेतु, युद्ध, स्तूप, समाधि, महादेवी देवकी की समाधि की ही यह अंक 5 दृश्य 2 की क्रियाशीलता का प्रधान केंद्र बिंदु है। रत्नगृह, स्वागत समारोह, महाबोधि विहार, उद्यान, अभियान आदि विभिन्न रूप रंग वाले दृश्यों की पृष्ठभूमि में रचा गया यह नाटक रंगमंचीय प्रस्तुति के समय दृश्य बंद और दृश्य सज्जा को काफ़ी हद तक अव्यवहारिक बना देता है। गुलाब राय लिखते हैं कि उनमें युद्ध, अभियान आदि ऐसे दृश्य हैं जो रंगमंच की काफ़ी गड़बड़ करेंगे, काफ़ी गड़बड़ करेंगे। स्पष्ट है कि ऐसे दृश्यों को रंगमंच की यथार्थवादी या वस्तुवादी शैली में तथ्य रूप से प्रत्यक्ष दिखलाना कठिन ही नहीं असंभव है। दृश्यों के स्वरूप और वैविध्य को देखने से ऐसा विदित होता है कि नाटक की दृश्य योजना पारसी रंगमंच की तरह चित्रांकित पर्दों का उपयोग कर दृश्यों को दिखलाने के लिए है। यद्यपि पारसी रंगमंच की कृत्रिम अभिनय प्रणाली छिलछिली रसिकता, फूहड़ गानों, अश्लीलता, व्यंजक क्रियाशीलता और भाषा संवाद से प्रसाद का विरोध जाहिर है। तथापि चित्रांकित पर्दों की सीनरियों की रंग पद्धति से प्रभावित लगते हैं। उनकी दृश्य योजना ऐसी है कि जिसे वस्तुवादी रूप से तो रंगमंच पर दिखलाया नहीं जा सकता, लेकिन चित्रांकित पर्दों का प्रयोग कर सांकेतिक ढंग से दिखलाया जा सकता है। प्रसाद के नाटकों, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त आदि की दृश्य योजना की रंगमंचीय प्रस्तुति के लिए भारतीय प्राचीन काव्यात्मक रंगशाला या रंगभूमि भित्ति चित्रों एवं नाट्यधर्मी सांकेतिक दृश्य योजना को लक्ष्य कर उन्हें अपनाने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, किंतु ऐसी रंगशालाएं अब सुलभ नहीं हैं। स्कंदगुप्त की दृश्य योजना में रोमांचकता, कौतुकता तथा नाट्य वर्जनाओं की उपेक्षा कर हत्या, युद्ध, अभियान, शमशान की चिरायंद के दृश्य लाए जा सकते हैं। वे भारतीय रंगभूमि की सीमा का अतिक्रमण ही करते हैं। अतः भारतीय डरे का रंग विधान उन्हें दिखलाने में सक्षम नहीं हो सकता। प्रसाद के स्कंदगुप्त की दृश्य योजना पारसी रंगमंच की दृश्य योजना से अधिक प्रभावित होती है। उसे डरावनी रात के गहन अंधकार में अभिसार का जो दृश्य षड्यंत्र, हत्या, अपहरण, नृशंसता, प्रपंच बुद्धि के अभिचार के जो दृश्य हैं वे जिस प्रकार चौंकाने वाले हैं, उसी प्रकार के दृश्य पारसी रंगमंच के भी उपजीव्य हैं। इससे लगता है कि पारसी रंगमंच की छाप उसकी दृश्य योजना पर है। इतना होते हुए स्कंदगुप्त को जब कभी पारसी रंगमंच के नाटकों की तरह विभिन्न पर्दों की सहायता से प्रस्तुत किया गया, अभिनय असफल ही रहा। इस रंगमंच की दृष्टि से स्कंदगुप्त का दृश्य संयोजक सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुआ। स्कंदगुप्त की दृश्य सज्जा क्यों रंगमंच पर बिखर जाती है अथवा दृश्य संयोजक सुविधाजनक नहीं होता, इसके कई कारण बन जाते हैं। इस प्रमुख कारण दृश्यों के स्वरूप में विषमता है। कुछ दृश्य तो सघन और नाटकीय हैं, कुछ बहुत स्थिर अनाटकीय हैं और उबाने वाले हैं। अतः प्रस्तुतिकरण का प्रभाव एक सा नहीं बना रहता।
स्कंदगुप्त के प्रथम अंक में ही यह देखा जा सकता है कि पहले दो दृश्य तो पर्याप्त सघन और नाटकीय हैं, किंतु तीसरा दृश्य मात्र गुप्त की भावुक कल्पना में से क्या है अतिरंजित प्रणय अनुभूति व्यंजक ऐसा दृश्य है जिसका नायक स्कंदगुप्त के अंतर्बाह्य संघर्ष से क्या है कहीं दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। इसके अंकगत दृश्यों का कुल प्रभाव बाधित ही होता है। यह दृश्य न तो सीधे आंतरिक संघर्ष से जुड़ता है न बाहरी संघर्ष से ही इसका कोई सीधा रिश्ता है। यह तत्वतः अतिरिक्त दृश्य ही प्रतीत होता है। इससे नाटकीय क्रिया व्यापार की मूल धारा टूटती ही है। यह दृश्य नाटक के सम्मिलित प्रभाव को खंडित कर देता है। इसी तरह की शिथिलता को प्रकट करने वाली दृश्य योजना चौथे अंक के तीसरे और चौथे दृश्य की भी है। ये दृश्य मूल क्रिया व्यापार से विच्छिन्न से जान पड़ते हैं। ऐसी दृश्य योजना के कारण नाटक की प्रस्तुति का संश्लिष्ट संवेदनात्मक प्रभाव सुलभ नहीं हो सकता। नाटक की कलात्मक अभिव्यक्ति में विचारशीलता और रंग योजना के बीच सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होता है। अतिरिक्त दृश्यों को भरने से चाहे उनका काव्यात्मक सौंदर्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, रंग चमत्कृति और विचारशीलता का सामंजस्य खंडित हो जाता है, अभिनय बिखर जाता है। स्कंदगुप्त की रंग योजना में स्थिरता लाने वाले सामंजस्य को बिगाड़ने वाले अतिरिक्त दृश्यों की बाधा खटकती है। ये नाटक को अभिनय बना देते हैं। स्कंदगुप्त के वस्तु विधान में कहीं कहीं बड़े भद्दे जोड़ लगे हुए हैं। अनेक स्थानों पर नाटककार को घटनाओं की गति संभालना कठिन हो जाता है। घटना के गत्यात्मक विकास के लिए उसे या तो वांछित व्यक्ति को उसी समय जैसे भूमि फाड़ कर या फिर ऊपर से टपक पड़ने की तरह उपस्थित कर देना पड़ा है। तृतीय अंक में दृश्य एक में प्रपंच बुंदी से श्रीपा तट पर भट्टार्क की भेंट घटना की गतिशीलता संभालने के लिए इसी तरह का मिलन है। कुबा में के बांध तोड़ दिए जाने पर स्कंदगुप्त का जलधारा में बहती हुई कमला की पर्णकुटी पर पहुंचना घटना विकास के लिए चित्रित एक ऐसा ही संयोग है। संयोगों से विकसित की जाने वाली ऐसी घटनाएं आज के शिष्ट तार्किक व्यक्ति को चुभती हैं। इसे हम पारसी रंग प्रदर्शन की चौंकाने वाली पद्धति के ही अनुरूप पाते हैं। कह सकते हैं कि पारसी रंगमंच से हिंदी नाटकों को मुक्त रखने का संकल्प लेकर चलते हुए प्रसाद उसी का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं। आगे है स्कंदगुप्त में भाषा, संवाद और अभिनय। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।